नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट थर्ड की, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में ऐसे बेल आइकन बनी होगी, आप उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से कितना 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। ठीक है, तो 1905 ईस्वी तक, इसका मतलब है कि लॉर्ड कर्जन 7 वर्ष तक कार्यकाल रहा। और लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल रहा वो 1884 से 1888 ईस्वी तक। ठीक है, 1884 से 1888 ईस्वी तक, इसका मतलब इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा होगा। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916, यानी कि लॉर्ड कर्जन 7 वर्ष और लॉर्ड डफरिन 5 वर्ष, और ये 1910 से 1916 यानी कि 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। और लॉर्ड में 1869 से 1872 यानी कि इनका कार्यकाल 4 वर्ष रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल कितना है? लॉर्ड कर्जन का, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, देखिए 1880 ईस्वी, कब? 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टेन के नेतृत्व में, 1880 ईस्वी में इंग्लैंड के ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। तो ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी था। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था और उनके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। तो इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई और प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, तीसरा है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। बी है, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। और डी है, आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। देखिए सर पीसी इल्बर्ट, ठीक है, सर पीसी इल्बर्ट जो वायसराय की परिषद में विधि सदस्य थे, यानी कि जो इल्बर्ट थे वो इल्बर्ट साहब विधि सदस्य थे वायसराय की परिषद में। तो इन्होंने 2 फरवरी 1883 ईस्वी को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया या पेश किया, तो जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। तो इस विधेयक का जो उद्देश्य था वो जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। तो हमारा जो इसमें कथन अगर मिल रहा है तो सी ऑप्शन मिल रहा है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, किसी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने
तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे ज़्यादा उदारवादी माना जाता है। तो उन्होंने 100 या उससे अधिक जो कार्यरत मजदूर हैं या बच्चे हैं वाली फैक्ट्रियों में काम करने, यानी कि जैसे कि कोई फैक्ट्री है वहाँ 100 से ज़्यादा या 100 कामगार काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अब उन फैक्ट्रियों को काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, तो जिन्हें हम प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 कहते हैं। तो इस अधिनियम के तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चों को, ध्यान रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत 7 साल से, कितने, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। तो इसलिए लॉर्ड रिपन यहाँ पर आपके ऑप्शन सही जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे ज़्यादा उदारवादी माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 में आपको बताया था कि यह जो प्रथम कारखाना था, प्रथम कारखाना अधिनियम था, जिसको लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो देखिए, इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे इस फैक्ट्री, यानी कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में जो प्रावधान किया गया था, ऐसे मजदूर थे जो बच्चे थे, तो उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से रोका गया था, और 7 साल से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यवधि, यानी कि जो उनकी कार्य सीमा थी, वो प्रतिदिन 9 घंटे कर दी गई, और महीने में 4 छुट्टी का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, यानी कि इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के संबंधित से सिर्फ किससे, बच्चों से संबंधित था, यानी कि महिला से संबंधित नहीं था। तो इसलिए इस अधिनियम से काफ़ी मजदूर क्या हो गए, निराश हो गए। तो इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक कामगारों को मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया, यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1881 में बच्चों के प्रावधान से संबंधित थे। ठीक है, दूसरा कथन है, देखिए, एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। देखिए कि एनएम जो लोखंडे साहब थे वो भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे, इसलिए ये कथन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन केवल बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक, चलिए देखिए, अगला है, छठा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, देखिए, भारत का अगर कोई एकमात्र यहूदी वायसराय था वो लॉर्ड रीडिंग था। इसका कार्यकाल था 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक। ठीक है, 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। कैसी घटना हुई थी? जैसे 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। आगे अगर मोपला विद्रोह से अगर आप संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो प्लेलिस्ट में पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। मोपला विद्रोह है, सभी प्रकार के विद्रोह मिल जाएंगे। दूसरा है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। 1921 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, कौन गठन किया था? M.N. रॉय
कब किए थे? 1921 में। कौन सी पार्टी गठित किए थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किए गए थे। और इन्हीं के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। आप लोग ये डेट जानते होंगे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटना हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अपना, जिसके बाद यानी कि चौरी चौरा घटना होने के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में ही भारत में 1922 में, कब? भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी और 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। और इन्हीं के कार्यकाल में ही यानी कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और 1925 ईस्वी में जो एक आर्य समाजी नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, उनकी हत्या कर दी गई थी इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो लॉर्ड रीडिंग, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय है। अगला देखिए 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, इल्बर्ट विल, रिपन। आपको बता दें, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आप सभी जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। ठीक है। और जो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था वो 1774 से 1785 ईस्वी था। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डलहौजी कैसे? देखिए डलहौजी का जो कार्यकाल था वो कितना था? 1848 से 1856 ईस्वी। ठीक है। 1848 से 1856 ईस्वी तक इनका डलहौजी का कार्यकाल था। तो डलहौजी आते ही, जैसे ही वो भारत आया तो उसने क्या लगाया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ही उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य यानी कि जो साम्राज्य थे, जो भी विभिन्न राज्य थे, उनको अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया। जैसे सतारा को 1848 मिला लिया, जैतपुर या संभलपुर को 1849 में मिला लिया। ठीक है। इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से संबंधित है। दूसरा भी कथन सही है, पहला भी मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, क्या अब बताइए, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो कब आया था? वो आया था 1878 ईस्वी में। कब आया था? 1878 ईस्वी में। और जो कर्जन का कार्यकाल था वो 1899 से 1905 ईस्वी तक था। क्या आप ही लोग बताइए, क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी कि सी कथन गलत है। और इल्बर्ट विल, यानी कि इल्बर्ट विल कब हुआ था? इल्बर्ट विल आपको ये भी बता दें, जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था वो 1880 से 1884 ईस्वी तक था। ठीक है। यानी कि जो रिपन का कार्यकाल था वो 1880 से 1884 ईस्वी तक था और इल्बर्ट विल 1882 से संबंधित है। तो यानी कि रिपन भी इससे संबंधित है, इल्बर्ट विल विवाद से। तो यहाँ पर आपके कथन देखिए, पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है, चौथा भी सही है। अब बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित कौन होगा? वो लॉर्ड लिटन होगा। ठीक है। कौन होगा? लिटन होगा। अब लिटन का कार्यकाल कितना था? 1876 से 1880 ईस्वी तक। 1876 से 1880 ईस्वी तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी है और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित लॉर्ड लिटन होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो भी क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सी सही सुमेलित नहीं है। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। ठीक है। यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। सरकार का क्या कर, सरकार जो अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने, जैसे मान लो कोई ऐसा प्रकाशक है जो प्रकाशित तो कर रहा है, लेकिन अब उससे क्या हो रहा है? अपराध के संबंध में पद को चेतावनी दे सकता है या उससे जमानत ले सकती है, जमानत को जब्त भी कर सकती है। और यदि वह पुनः अपराध करता है या अपराध पुनः किया जाता है तो सरकार छापा खाने को भी जब्त कर सकती है। ठीक है। तो अर्सकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। एस एन बनर्जी
ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, अगला देखिए 8वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 स्थान दिया है, अंग्रेजों द्वारा विलय वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी हैं 2 1 3 4, 2 1 4 3, 1 2 4 3, 3 1 4। आपको बता दें यह क्वेश्चन जो है UPPSC मेंस 2017 का है। ठीक है, UPPSC मेंस 2017 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। अब हम इसको मिला लेंगे, मिलान कर लेंगे। संबलपुर, आप ही लोग बता दीजिए संबलपुर जो राज्य था वो अंग्रेजी साम्राज्य में कब विलय कर लिया गया था? आपको पता है 1849 में। ठीक है, 2 लिख देंगे, 1849 हो गया। सतारा सबसे पहले विलय किया गया था बेबकर सिद्धांत के तहत। तो फिर सतारा कब हुआ था? 1848 में, ये भी लिख लेंगे। अवध 1856 में, यानी कि 4 है। झांसी यहाँ पे देखिए 1853 तो है, लेकिन 1854 ऑप्शन दिया गया। तो आपको बता दें कि 1853 ईस्वी को अधिकृत किया गया था। ठीक है, विलय तो कर लिया गया था, अधिकृत किया गया था, लेकिन कहीं कहीं आपसे अगर आपको ऑप्शन 1854 मिलता है तो 1854 भी माना जाएगा, और अगर 1853 भी आएगा तो 1853 तो माना ही जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो 1853 ही माना जाएगा। तो इसलिए झांसी का जो सी ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी कि 1854 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप देख लीजिए संबलपुर 1849 2 हो गया, और 1848 17 हो गया, और ये आपका अवध हो गया। 2 1 4 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 9वां है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी या थी? ठीक है, संगठक थी या थी। पहला देखिए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। दूसरा कथन देखिए, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, 1 2 और 3, या सभी सही। देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क यानी कि होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। अब इसमें क्या थे? अब इसमें जो शामिल था, भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। क्या हुआ था? क्या क्या शामिल था? भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। अब इसके साथ साथ भारत को दी गई सैनिक तथा अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय यानी कि वर्ष 1919 ईस्वी तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। अब आपको ये बता देते हैं, लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कथन जो है आपका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन, ए भी सही हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा कथन है, भारत के बाहर युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली निधि, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह निधि भारत नहीं होता था। तो इसलिए 1 2 कथन सही है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, यानी कि 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था वो 1793 ईस्वी को लाया गया था। कब लाया गया था? 1793 ईस्वी को। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूराजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं, या मालगुजारी या बीश बेदारी, या भिन्न भिन्न नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल में लागू हुआ था, बिहार में लागू हुआ था, उड़ीसा में लागू हुआ था, यूपी के वाराणसी क्षेत्र तक लागू हुआ था। अब इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को
ठीक है, जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग, कितना 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए वह अपने पास खुद रख लेता था। कौन रख लेता था? जमींदार। जमींदार 10/11 भाग कंपनी को देता था और 1/11 भाग खुद रख लेता था। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार अब छोटी पूंजीपति थी। यहां पर बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिए, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी को समानता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। और चौथा है उपर्युक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन सही अगर देखा जाए तो कौन सा कथन सही होगा? वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उपर्युक्त ए, बी, सी में से कोई भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि 1793 का जो अस्थायी बंदोबस्त था वो किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू था। अब इसमें क्या था? अब इस व्यवस्था के तहत भू व्यवस्था, यानी कि इस व्यवस्था के तहत जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वह लगान इकट्ठा करके 10/11 भाग सरकार को देते रहते या फिर कंपनी को देते रहते। सरकार मतलब कंपनी। लेकिन जमींदारी का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया था या लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, प्रति भूमि आदि भूमि को निर्धारित न होने के कारण इसमें क्या हुआ? कानूनी विवाद बढ़ते गए। जमींदार और कृषक के बीच क्या हुए? अनेक मध्यस्थों के कारण भी, अब जमींदार और कृषक के बीच अनेक मध्यस्थ हुए, उसके कारण भी विधिक वादों की संख्या में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। तो इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही है, ए, बी और सी में कोई सही नहीं है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुंड्रो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो, तीन, तीनों। देखिए आपको बता दें, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इनका संबंध अस्थायी बंदोबस्त था। किससे था? अस्थायी बंदोबस्त से था। और जो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुंड्रो है इनका जो संबंध था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से था। इसलिए दो और तीन कथन से हो जाने, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल 2 और 3। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। यानी कि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी वो अंग्रेजों द्वारा भारत में एक भू राजस्व से वसूली करने के लिए एक प्रणाली थी। इसमें अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में, कब? 1792 ईस्वी में। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। किसने? अलेक्जेंडर रीड ने तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। और वहीं टॉमस मुंड्रो ने 1809 ईस्वी में, कब? 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसने इसे मद्रास में लागू किया। मुंड्रो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। तो यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत में लगभग 51% क्षेत्र था। कितना? 51% क्षेत्र, जिसमें मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिक बनाया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि ये डायरेक्ट क्या करते थे? डायरेक्ट कंपनी को लगान अदा करते थे। 1836 ईस्वी के बाद बिगनेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया गया था। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध आप लोग जानते ही हैं, वो अस्थायी बंदोबस्त से है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि दिया जाता है। ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। बिल्कुल देती थी, ये भी सही हो जाएगा। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो आपको पता ही है कि पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत में
उत्तर भारत की तरह, ठीक है, साउथ इंडियन में नॉर्थ इंडियन की तरह बड़े बड़े भूखंड और बड़े बड़े जमींदार के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। क्यों लागू की गई थी? क्योंकि जमींदार थे नहीं। तो इस व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? टॉमस मुंडो ने किया था। कहाँ किया था? मई 1820 ईस्वी में किया था। उस समय मद्रास का गवर्नर बनाया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर या लगान देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद ही किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839, 1841। यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा 1839। देखिए 1839 में सबसे पहले असम में एक चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। यह कंपनी करीब 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इसकी कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो अभी भी यानी कि वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत मतलब है ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? अब आपके कथन भी ये देख लीजिए। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। दूसरा है आपका, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तीसरा है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और चौथा कथन है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन पर दिन अधिकाधिक गरीब बनाया गया था। देखिए बहिर्गमन का संबंध जो होता था, बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। अर्थात यहाँ से जो भी धन यानी कि जो भी रुपया पैसा था या माल होते थे वो इंग्लैंड चले जाते थे, इंग्लैंड भेजे जाते थे, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य यानी कि इसके बदले में भारत को एक भी आर्थिक वाणिज्यिक या भौतिक रूप से लाभ ही नहीं होता था। अब यहाँ पे कमाते थे, यहाँ से कमाने के बाद वो इंग्लैंड भेज देते थे, यहाँ से कोई आर्थिक कोई वाणिज्यिक कोई भौतिक यानी कि प्रतिलाभ होता ही नहीं था। तो इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ है आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। तो दादा भाई नौरोजी के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेख में कहा कि इंग्लैंड, इनकी एक काफ़ी चर्चित पुस्तक है, पुस्तकों में देखिए इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और एक और बुक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो इन्हीं सभी पुस्तकों के माध्यम से वो अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादित किए थे। अब आपको इसमें उत्तर ढूंढना है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, किसी भी प्रकार से लाभ मिलता ही नहीं था। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 16वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। नीचे दिए गए कूट, यहाँ मिस्टेक हो गया, कोट लिखा गया, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक दो और तीन, तीनों। देखिए आपको हम बताते चले कि यहाँ अगर आपका ऑप्शन तीनों से हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि देखिए 1870 से 1905 पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया था। इसमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। वो कौन तीनों थे? यही तीनों थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आर.सी. दत्त जो एक IAS अधिकारी थे। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अलावा जी.बी. जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वीश चंद्र राय समेत अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन व्यवस्था को हर पहलू की गहराई से विश्लेषण किया। तो ये लोग इस निष्कर्ष भी पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। अर्थात यहाँ से जो पैसा कमाते थे वो भेज देते थे लंदन, इंग्लैंड भेज देते थे, यानी कि एक प्रकार से किसी प्रकार से लाभ इंडिया को नहीं मिलता था। ठीक है, यहाँ पर तीनों ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1 2 3।
अगला क्वेश्चन देखिए 17वां है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो, दोनों सही, न तो एक न तो दो सही। देखिए, भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने की शुरू हुई, या इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति हो गई। यह औद्योगिक क्रांति की विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया। लाखों चरखों हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे, किंतु अब देश में सूती कपड़ों की मानो बाढ़ आ गई है। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 19वां, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा सर आर्थर कॉटन। देखिए, सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देखिए, 1813 के एक चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, यानी कि उस समय जो औद्योगिक क्रांति वो इंग्लैंड में क्या थी, बहुत ऊपर लेवल पर थी, और इसलिए इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। अब यहाँ से कच्चा माल बनता था, यहाँ से कच्चा माल बनने के बाद इंग्लैंड जाता था। इसके अलावा भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय और विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। अर्थात यहाँ पर जब कच्चा माल उत्पन्न होने लगा तो कच्चा माल कहाँ भेजा जाता था? इंग्लैंड भेजा जाता था। ऐसे में किसानों को अब नगद रुपए की आवश्यकता होती थी। तो नगद रुपए पाने के लिए अब किसान उन चीज़ों की अब खेती करने लगे जिसकी मांग बढ़ गई थी। तो अब उसमें क्या था? उसमें चाय, रबर, काफ़ी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसे क्या हुए, वाणिज्यिक फसल के उत्पादन शुरू हो गए, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। यानी कि ब्रिटिश पूंजीवाद की सबसे मुख्यतः पसंद यही थी कि वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाए, यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाए। तो इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में बहुत ज़्यादा कीमत मिलता था। यहाँ पे कम कीमत से लेते थे, वहाँ ज़्यादा कीमत बेच देते थे। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।